तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने अपना न्यू, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सॉरी हाँ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हाँ हाँ ठीक। तो क्या पढ़ लिया था इसमें बताओ मुझे? पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, राइट? इतना हमने पढ़ा था और वहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कि जब तक किसी भी बॉडी पे सो मे आई गो बिकॉज टुडे इज माय फिजिक्स टेस्ट फ्रॉम 8 रात को टेस्ट है भावेश? अभी है क्या टेस्ट भावेश आपका? यस सर। अरे चलो ठीक है, फिर क्या आ रहा है फिजिक्स में? सर मोशन। चलो ठीक है, अच्छे से करना है ना, ठीक है जाओ यस सर। टेस्ट। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि जब तक किसी भी बॉडी पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करती, राइट? चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, अनलेस एंड अंटिल देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स द बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट, है ना? तो ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आज हमारा डिस्कशन। तो हम लोगों ने एक बाइसिकल वाला एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो मैं उसी एग्जांपल को लेके आज की स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग सभी सोच सकते हो कि अगर हम कोई सी भी बाइसिकल राइड कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों को सबको पता है कि अगर मैं पेडलिंग करना छोड़ दूंगा तो क्या होगा, एट दी एंड बाइसिकल एक टाइम पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। सेम उसी टाइप से क्या है कि अगर आप किसी फुटबॉल को किक करते हो तो वो दूर तक जाएगी और एक टाइम पे अगर उसको कोई नहीं रोक रहा तो वो धीरे 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 करके किसी ना किसी टाइम पर जाकर रुक जाएगी, है ना? तो यही सब देखते हुए जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उन लोगों ने क्या सोचा कि जो रेस्ट है ये हर ऑब्जेक्ट की या हर बॉडी की क्या है, नेचुरल स्टेट है। मतलब आप किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो रेस्ट पे आना ही आना है, ठीक है? तो ये उन लोगों ने सोच लिया कि जो रेस्ट है वो हर बॉडी का क्या है, इज न्यूट्रल स्टेट है, ठीक है? उन लोगों ने क्या सोचा कि रेस्ट इज न्यूट्रल स्टेट फॉर एवरी बॉडी, है ना? जैसे साइकिल को अगर हम पेडलिंग करना छोड़ दें तो साइकिल क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। वैसे फुटबॉल को भी अगर किक मार के छोड़ दें तो वो भी रेस्ट पे आ जाएगी। तो उन लोगों ने ये सोच लिया कि रेस्ट क्या है, न्यूट्रल स्टेट है फॉर एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट, है ना? तो उस फिर इस बेसिस पे उन्होंने क्या सोचा कि हर बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी रखना है, किसी भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में भी ट्रेवल करवाना है तो उसके लिए भी एक फोर्स की जरूरत होती है वहां पर। जैसे लेकिन हम लोगों ने ये देखा था कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप कोई एक फोर्स लगा रहे हो, जैसा कि बाइसिकल के केस में होता है, अगर हमें पेडलिंग क्यों करना कंटिन्यूस जरूरी है, बिकॉज देयर इज एन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? तो हमें जो कंटिन्यूस पेडलिंग करनी होती है उस साइकिल को अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए, वो इसलिए करनी होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है ना? तो ये अजम्पशन रॉन्ग है कि हर बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए भी फोर्स की जरूरत है, नहीं। किसी भी बॉडी को रेस्ट पर या यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे रेस्ट से मोशन में लाना चाह रहे हो या फिर मोशन से रेस्ट में लाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे हम लोग का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और कैसे इसके बारे में साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इसको दिया था वो था गैलीलियो, ठीक है? गैलीलियो ने सबसे पहले इस पे स्टडी स्टार्ट की थी। उसने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। तो पहले हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देंगे। वैसे जो लॉज ऑफ मोशन है ये किसके हैं? आपके न्यूटन ने दिए हैं। लेकिन इसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसमें सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क जो था वो किसका था? साइंटिस्ट गैलीलियो का, ठीक है? So Galileo was the main scientist behind the idea of this first law of motion. तो गैलीलियो ने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। उसने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है? और इस इंक्लाइंड प्लेन पर उसने ऐसे बॉल को छोड़ दिया, ठीक है? तो उसने
तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर आप एक बॉल को छोड़ोगे तो ये नीचे आएगी, है ना, ये नीचे आएगी। और जैसे जैसे ये नीचे आ रही होगी, आप सभी लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, है ना। ये जैसे जैसे नीचे आती जाएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। फिर उसने क्या किया कि अगर यहाँ पर लेट सपोज मैं फिर से एक इंक्लाइंड प्लेन सेम उसी थीटा पर लगा दूं, है ना, मान लो ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन का थीटा था, तो अगर उसी सेम इंक्लाइंड प्लेन पर आपने उसी सेम एंगल थीटा पर अगर एक इंक्लाइंड प्लेन लगाया, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये बॉल इस पे चढ़ना स्टार्ट कर देगी, है ना, और ये एग्जैक्टली सेम हाइट तक जाएगी जिस हाइट से आपने ये बॉल को ड्रॉप किया था। ये एग्जैक्टली जो बॉल है ये उसी हाइट पर जाएगी, राइट। और अगर इन दोनों का कोई डाउट, गैलीलियो गैलीली, हाँ उसका नाम था गैलीलियो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर उसमें कोई अजीब बात नहीं है, नाम हो सकता है ना, साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर बॉल ऐसे रोल करना स्टार्ट हुई, और मैंने क्या बोला, अगर सेम इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा एंगल पर ही है तो यहाँ पर वो सेम हाइट तक आपकी बॉल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना डिस्टेंस इस बॉल ने नीचे आने में ट्रेवल किया होगा, उतना ही डिस्टेंस इसने ऊपर जाने में भी ट्रेवल किया होगा, क्योंकि दोनों की हाइट, ये क्या है, दोनों के थीटा सेम है इंक्लाइन प्लेन के, और दोनों सेम हाइट तक जाते हैं। अब उसने क्या किया कि धीरे धीरे उसने इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट को क्या करना है, इसका एंगल क्या करता गया, वो धीरे धीरे कम करता गया। धीरे धीरे इस इंक्लाइंड प्लेन का उसने एंगल कम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है आपको एंगल कम होते जा रहा है। तो जब उसने एंगल कम करना स्टार्ट किया तो वो क्या देख रहा था कि ये जो बॉल है ये अभी भी सेम हाइट तक जाती है। इसके पीछे हम जो रीजन है वो आपका आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज वर्क पावर एनर्जी में। लेकिन उसने ये देखा कि ये बॉल्स जो हैं वो सेम हाइट तक जा रही हैं, ठीक है। तो अगर सेम हाइट तक जा रही है तो आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस तो अब ज्यादा ट्रेवल करने लगी, है ना। पहले सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, अगर आपने एंगल कम करते गए तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती जाएगी। और अगर उसने ये देखा कि अगर एक टाइम पर हम इस थीटा को जीरो कर दें, मतलब इंक्लाइन प्लेन को अगर हम ऐसा बना दें सिंपल स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा कि ये बॉल जो आपने ऊपर से रोल की है ये कंटिन्यूअसली अपना मोशन ऐसे चलती जाएगी और कभी भी कहीं पर भी जाके स्टॉप नहीं हो। ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसमें उसे देखने को मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या यहाँ पर ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया दैट एनी बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन or rest until an external force is applied on it। उसने क्या देखा कि जब तक यहाँ पर अगर हमने कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो ये बॉडी अपना यूनिफॉर्म मोशन, जो ये बॉल है वो कंटिन्यू करेगी, ये कहीं पर भी जाकर रुकेगी नहीं। तो ये गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, दैट अ बॉडी विल रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इन स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होना इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हम जो प्लेन लेते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो फ्रिक्शन, ये जो प्लेन, ये किसके लिए बात की गई थी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए उसने बोला था, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए उसने बोला था। लेकिन अगर बॉड कहीं पर भी ग्राउंड पे आपको पता है कि फ्रिक्शन तो होता ही होता है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए सोचना इंपॉसिबल है कि किसी बॉल को अगर इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा तो वो कहीं पर भी जाकर रुके नहीं। लेकिन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ऐसा ही होगा, वो बॉल कहीं पर भी जाकर रुकेगी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये बॉल कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट को आपको अच्छे से देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, सरफेस का फ्रिक्शन बहुत कम अगर आप कर दोगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। जैसे कि कैसे, अगर आप एक स्मूथ बॉल ले लो, ठीक है, आप एक स्मूथ बॉल ले लो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप क्या करो, सरफेस को आप ल्यूब्रिकेट कर दो। ल्यूब्रिकेट कर दो मतलब यहाँ पर या तो आप ग्रीस लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी यहाँ पर फ्रिक्शन जो है सरफेस का काफी कम हो जाएगा। तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये बॉल फिर भी काफी दूर तक जाएगी,
फ्रिक्शन जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी बहुत कम हो सकता है, ये कुछ मेजर्स हैं। तो गैलीलियो ने जो ये बात एक्सपेरिमेंट्स में अपने देखी थी या जो उसने ऑब्जर्वेशन दिया था वो ये सोच के दिया था कि सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। तो वहीं से ये आइडिया बन के आया क्या, that any body will remain in state of uniform motion or rest until and unless an external force is applied on the body। ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, जिसको भी डाउट हो वो सर पूछ लो। सर जब वो हाँ, एक स्ट्रेट लाइन में जब वो मूव करेगा तो एक टाइम के बाद तो वो मतलब रुक ही जाएगा ना। रुक जाएगा। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो नहीं रुकेगा, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा फ्रिक्शनलेस प्रैक्टिकली हम क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉडी में फ्रिक्शन नहीं हो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। सर ये जो सर राज, कोई डाउट था एंगल। आपको? यस सर। हाँ बेटा, हाँ बोलो। सर सर इसे सर ये फिगर जो आपने बनाया है सर, ये एंगल हाँ वाला, सर इसका हाँ, सर लेफ्ट साइड का जो एंगल है वो सेम ही है और करेक्ट। राइट साइड में सर इसको आप कहा गया सर, फिर वो डिस्टेंस पर क्यों कर पा रहा है कि डिस्टेंस कम ही है ना। राज, आई कैन नॉट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से ये रिपीट बोला सर करोगे कि एक सर बार? यस सर, तो इस साइड तो सर इसकी लेंथ जो है एंगल की वो कम है, बट आपने इस साइड इस लेंथ को बढ़ा दिया है तो बॉल तो वहीं लेंथ से आ नहीं बेटा, रही है, फिर थीटा, इसका मतलब थीटा कम करते जा रहा हूं मैं, इसका थीटा कम करते जा रहा हूँ। पहले थीटा इतना था इंक्लाइन प्लेन का, थीटा को मैंने कम किया थोड़ा, फिर और कम किया, और एंड में जाके इसे क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ ही ज्वाइन कर दिया। तो मैं थीटा कम करते जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रूफ है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये सेम हाइट तक जाती है। बॉल जो होगी, आप भले ही उसे प्लेन को डिक्रीज करते जाओ, लेकिन ये हमेशा सेम हाइट तक ही जाएगी, है ना। लेकिन तो अगर सेम हाइट तक जाएगी तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही है वो जा रही है। यस सर। ठीक है, तो यस सर, ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट? नो सर। सर इस साइड में वेलोसिटी यस दानश्री, तो राइट साइड डिक्रीज होगी कि वो बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। चैट बॉक्स में कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट? नील बेटा। नो सर। ऑल राइट, चलो, तो ये आपका था गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन, और इसी को नोट। अच्छा, और किसी को भी कोई डाउट है क्या? समर्थ, हाँ समर्थ बोलो। सर डाउट नहीं है, गलती से हैंड रेज। अच्छा, ऑल राइट। हाँ, तो ये आपका गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन थे। अब इसी ऑब्जर्वेशंस को न्यूटन ने कंपाइल किया, और फाइनली फिर हमें इसके बारे में उसने स्टडी की और 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। ठीक है, तो इसमें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन जो थे, 3 लॉ ऑफ मोशन थे, तो अभी हम उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो ऑब्जर्वेशन था वो गैलीलियो का बहुत इंपॉर्टेंट उसने एक्सपेरिमेंट करके रखा था, और इसी को न्यूटन ने कंपाइल करके अपना फर्स्ट लॉ दिया था। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये सेम ही है जो हमने अभी पढ़ा है, वही क्या है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आप लोग स्टेटमेंट लिखो पहले। सो एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तीनों लॉज ऐसे कभी ना कभी लिखने को आपको आ सकते हैं, तो इसे लिखो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ rest or motion, an object remains in a state of rest or motion until and unless, in a state of rest or motion until and unless an external force is applied on it। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्या है इसको समझो, अब लोग सब लोग मेरे ध्यान से सुनो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट के स्टेट में या मोशन के स्टेट में ही रहता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए।
ठीक है, तो अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है अगर जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, इसको आप स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की जगह यूनिफॉर्म मोशन लिख लो, है ना, और यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो हम यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, है ना, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगा। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट all objects resist change in state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हर ऑब्जेक्ट अपना, या तो वो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाता है। वो सब क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं अपने चेंज को। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन को रेजिस्ट करेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो रेस्ट को अपोज करेगी। ठीक है, और ये जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, इसी को क्या कहा जाता है? इसे एक टर्म हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया की मैं आपको पहले डेफिनेशन लिखा रहा हूं, सो इससे पहले आप नोट कर लो, हम लोग अच्छे से एग्जांपल से, बहुत अच्छे एग्जांपल से इसे समझेंगे। सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ which any body opposes या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो resist change, opposes changes in its state of rest or motion is called inertia। तो इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी चेंज इन स्टेट को क्या करती है? अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो ये आपकी इनर्शिया की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेटा, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हमने अभी लिखा कि कोई भी बॉडी अब स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन पे रहती है अनटिल एंड अनलेस उस पर एक फोर्स लगाया जाए। ठीक है, और वो अपनी चेंज, जो भी उसकी स्टेट होता है उसे चेंज करने को उसे रेजिस्ट करती है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो बॉडी मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट पे आने के लिए अपोज करेगी। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। तो यहां से हम लोग एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। या ऑल ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रिमेन in their एक्चुअल स्टेट, वो चाहे रेस्ट की हो या मोशन की हो, हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? इट वांट्स टू रिमेन इन देयर एक्चुअल स्टेट, इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट। ऑलराइट, अब मैं एक बार फिर से आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जिसको जो डाउट है पूछ लो। सर एक एक बार इनर्शिया रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। ठीक है, इनर्शिया में रिपीट कर रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, Yes, तो अभी देखो एग्जांपल लेंगे, उससे काफी क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशंस लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की भी और इनर्शिया की भी। और आपको समझ में आ गया ना इनर्शिया? अब मैं एक बार और समझा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो इनर्शिया क्या होता है बेटा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप लोग
सभी लोग हम लोग बस में बैठे हैं, ठीक है। तो बस में जब हम लोग बैठे होते हैं तो लेट सपोज बस स्टार्ट नहीं हुई है, तो जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होती है तो आप लोगों को क्या लगता है, हम आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं, एकदम से हमें झटका लगता है, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो अपर बॉडी होती है वो कहाँ चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे इनर्शिया का एग्जाम्पल है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या था बेटा कि हमारी बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, हमारी बॉडी रेस्ट में थी, और जैसे ड्राइवर ने बस स्टार्ट की एकदम से क्या हो गई, हमारी बॉडी मोशन में आई। तो पहले हमारी बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, और वो जब एकदम से मोशन में आई तो हमारी बॉडी ने क्या करा, यहाँ पर एक रेजिस्ट करा, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करेगी, इस मोशन को रेजिस्ट करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना हमारी बॉडी की, तो रेजिस्ट चेंज इन स्टेट, यही क्या है, आपका इनर्शिया है, ठीक है। यही तो मैंने यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी बॉडी अपोजेस और रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है चेंज इन स्टेट को, वो चाहे रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की, उसी को क्या बोल दिया जाता है, इनर्शिया बोल दिया जाता है। तो उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल, बहुत क्लासिक एग्जांपल ये है कि व्हेन, इसको मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, when we sit in a bus and driver starts bus, we fall forward because of inertia, because of inertia. Why? तो इसका रीजन है because our body was in rest, and when bus started, when bus started, it comes in motion, it comes in motion. So our body resist that change, ठीक है। तो ये आपका रीजन है ना, ये आपको बुक्स में लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, तो आपको आई थिंक फील तो सभी को आ गया होगा ये वाला एग्जांपल, है ना, क्योंकि ये हम सबके साथ ही हुआ है। जैसे ही बस चालू करता है ड्राइवर, हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं, है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि हम रेस्ट में थे और एकदम से मोशन में आया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपोज करती है, इस वजह से हम लोग क्या चले जाते हैं, हमारी बॉडी एकदम आगे की तरफ जाती है, ठीक है। लोअर वाला पार्ट तो वो एकदम से रेस्ट पे रहता है, अपर पार्ट एकदम से मोशन में आ जाता है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप आगे की तरफ गिर जाते हो। साइकिल से जाता है। शांत, जिससे डाउट है अब वो सर अपना एक माइक बार वो स्टार्ट करके इनर्शिया पूछ, की डेफिनेशन लिखनी है, एक बार दिखा दीजिए। लिखनी है लिख लो। और किसी को कोई डाउट? सर हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है सर, तो इसमें से आपने सर लिखा है कि यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, तो मैंने जब तक सर उसमें यूनिफॉर्म मोशन में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज करेंगे तब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगा, या उसका कुछ चेंजिंग नहीं होगा इसमें। हाँ 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 तो हाँ सर बिल्कुल। तो सर उसका सरफेस कैसा होगा, फ्रिक्शनलेस होगा ना? हाँ अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, तो वहां पर देखो, तो फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स ही तो है बेटा, फ्रिक्शन भी क्या हाँ है, एक हाँ फोर्स हाँ, है, यस सर यस सर यस ठीक सर है, यस सर यस सर, क्या समझ समझ आ में? गया, यस सर यस, ओके ऑलराइट। थैंक यू सर। सर और एक किसी को सेकंड, कोई बस लिख डाउट? लिया। एक सेकंड सर, अभी हटाइएगा मत स्क्रीन। अभिषेक, आराध्य, समझ में आ रहा है? यस सर, यस लव और कुश, आप दोनों को आ रहा है? यस सर। ठीक है। और कौन है, यशस्वी नहीं है क्या आज? सर हूँ ना सर, इतनी देर ठीक से है, आ रहा मैं है समझ म्यूट में? था। हाँ सर। ओके। यार मैं अनम्यूट तो सभी को करता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे म्यूट ही रह जाते हैं, तो आप लोग चैट में लिख दिया करो, मैं अलग से अनम्यूट कर दूंगा ना, अगर कोई किसी को डाउट पूछना हो और ऐसा कुछ डाउट हो। चलो, तो अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर सभी को समझ में आया तो फटाफट यस पे क्लिक करो, जितना भी हमने आज पढ़ा है। और अगर नहीं आया, कुछ भी डाउट है स्टार्टिंग से एंड तक, तो नो पे क्लिक करो, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल समझेंगे, उससे और फटाफट आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे अभी एक तो एग्जांपल हम लोग समझने वाले हैं, जिससे एकदम फील आ जाएगी आपको कि क्या होता है आपका इनर्शिया, कैसे आपका वर्क करता है, ठीक है।
चलो तो आई थिंक काफी बच्चों को समझ में आ गया, गुड। अब इसमें देखो एक एग्जांपल तो ये हो गया, बहुत अच्छा रियल लाइफ आप फील कर सकते हो। एक और एग्जांपल जो आप एकदम बहुत अच्छे से फील कर सकते हो, तो एक, अरे यार ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है, आप सबको पता ही है, अभी तक तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो एक ग्लास लिया मैंने बेटा, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड शीट रखी है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसी कार्डबोर्ड शीट रख दिया ना, और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, कॉइन रखा है, ठीक है, इस कार्डबोर्ड शीट के ऊपर मैंने एक कॉइन रखा है। तो अगर आप जोर से इसे फ्लिक करोगे शीट को, अगर बहुत जोर से आपने क्या किया, इस शीट को ऐसे फ्लिक किया जैसे हम फिंगर से करते हैं ना, ठीक है, तो इसको अगर मैं फ्लिक किया तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं आप सभी सोचें। ये कॉइन जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है और आपने शीट को फ्लिक किया, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी को सोचना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर दो आपको ऐसे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कि जो कॉइन है, कॉइन विल गो विथ कार्डबोर्ड, मतलब ये कॉइन जो है ये कार्डबोर्ड के साथ ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर कहीं ऐसे उड़ जाएंगे ये दोनों साथ में। या फिर एक ऑब्जर्वेशन, मैं दो ही ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, कॉइन विल फॉल इन ग्लास। ये दो ऑब्जर्वेशन है, ए बी करके सभी लोग चैट में फटाफट लिखें। मैं सभी का आंसर चाहता हूँ जो भी क्लास में मेरी सुन रहा है, ए या बी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। यस वंश में, ठीक है बेटा आप सही है, आपका समझ में आ गया। आराध्य, कहाँ है आराध्य, यस आराध्य, ए क्यों होगा बेटा? सर मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे कार्डबोर्ड को फ्लिप अच्छा, करा। कैरम खेला है? यस सर। तो जैसे स्ट्राइकर को हिट करते हैं ना, वैसे आपने इसे हिट किया। लेट सपोज दिस इज योर कार्ड, है ना, जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड है, ये सिंपल एक ग्लास के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कॉइन रखा है, और जैसे आप हम लोग स्ट्राइकर को स्ट्राइक करते हैं वैसे ही आपने इसे स्ट्राइक किया है कार्ड को। तो क्या होगा, ये रियल ऑब्जर्वेशन है यार, ये कॉइन इसके अंदर चला जाता है। और ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये हम लोग देखते हैं, डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड। हाँ चैतन्य, लेकिन बेटा अगर मैं इसको देखो, अगर मैं रियल आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा होता, मतलब अगर हम ऑफलाइन क्लासरूम में होते तो मैं आपको दिखा देता कि कैसे हो रही है, लेकिन अभी आपको डायग्राम से ऐसे देखना होगा, ये फोर्स नहीं अप्लाइड है बल्कि हमने इसे स्ट्राइक किया है जोर से। तो अगर स्ट्राइक करेंगे तो कार्डबोर्ड तो आगे निकल जाएगा, लेकिन ये कॉइन क्या होगा, इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका, ये एक एग्जाम्पल है बेटा इनर्शिया का। क्यों है ये एग्जाम्पल आप सभी को मैं बताऊं, क्योंकि कॉइन जो था, कॉइन इनिशियली किस में था, रेस्ट में था। तो वो क्या करेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है था, ऑल ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर एक्चुअल स्टेट, दे अपोजेस चेंज इन स्टेट। तो रेस्ट पे है, तो कार्ड अगर आगे निकल गया तो अब इसको तो गिरना ही पड़ेगा, दैट्स व्हाई द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास। सो दिस इज योर एग्जांपल, अगेन एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। ऑलराइट, और इसके साथ अगर ठीक है, अब कैरम की बात निकली तो कैरम की भी बात कर लेते हैं। तो लेट सपोज जो कैरम की हमारी कॉइन्स होते हैं, अगर उसको आपने ऐसे जमाया है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और यहां से अगर स्ट्राइकर मारा है सबसे नीचे वाले पे जोर से, तो क्या होता है, ये नीचे वाला तो निकल जाता है, बाकी सब फिर से गिर के ऐसे के ऐसे आपका पाइल बन जाता है ना, फिर से कॉइन्स का। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एग्जांपल है किसका, इनर्शिया का। सारी ऊपर वाले जितने भी कॉइन्स हैं वो सब क्या है, रेस्ट में, और वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ड्यू टू देयर इनर्शिया। इट विल अपोज स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन में नहीं आना चाहेंगे, दैट्स व्हाई ये नीचे वाला तो आगे निकल जाएगा और बाकी सब क्या रहेंगे, अपने रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है आपका ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, और हमने बस वाला देख लिया। अच्छा, बस वाले में दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप ये है कि ठीक है, जब हम रेस्ट पे थे, ड्राइवर ने स्टार्ट की, तब हम आगे की तरफ गिरते हैं। अच्छा ये सोचो, जब बस चल, नो सर दिस नॉट हैपन। अच्छा, ऐसा नहीं होता है क्या, साइकिल जोर से मारते हो तो ऐसा, सर साइकिल जोर से मारते तो सर नीचे वाला तो, लेकिन ऊपर बस एक या दो बचते, बाकी सब गिर जाते हैं नीचे। नहीं नो ऐसा सर, नहीं नो होता सर। सर, नहीं सर। अरे डाउट है होता है बेटा, ऐसा होता है। वो टेंड इसीलिए करते हैं, वो जो ऊपर दो वाले हैं ना, ठीक है, वो एक दो गिर जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना,
ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अब अगर आप इस कार्ड को अगर कैसे भी फ्लिक करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं हो, कई बार ऐसा होगा कि कॉइन उसके साथ चला भी जाएगा, कई बार बस में आप नहीं आगे की तरफ गिरोगे, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, आप फील कर सकते हो, है ना। और अगर आप ट्राई करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो गिरेगा ऐसे। हाँ बोलो सर एक कंफ्यूजन सर जैसे जैसे हम बस लोग से डाउट था यार, बोलो। सर जैसे जैसे हम लोग बस नॉर्म में हम बोल ले पहले। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। सर जैसे हम लोग बैठे नॉर्मली नहीं, खड़े जैसे हैं, कार में बैठे बोल ले बेल्ट तो रहता है तो फिर वो रेस्ट होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं एग्जांपल क्या दूंगा। बात है। हाँ धनश्री, हाँ धनश्री, मेरे को आपका एग्जांपल समझ में आ गया। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। और कौन बोल रहा था यार, एक और। सर जैसे हम लोग नॉर्मली घर में बैठे रहते हैं हाँ और हमारा कोई दोस्त आता है हमें बुलाने खेलने के लिए, तो वो तो एक एक्सटर्नल फोर्स हुई ना कि हम लोग को बुला रहे कि हम लोग लेफ्ट में मोशन में जाएंगे बाहर खेलने, वो एक एग्जांपल हुआ कि उसका। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ कौन, प्रत्युष पूछ रहा था ना। एक सेकंड यार, आप लोग बहुत नॉइस करते हो बाकी सब लोग। हाँ प्रत्युष, आप पूछ रहे थे ना। सर जैसे हम लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, रेस्ट की हाँ पोजीशन पे, हाँ और हमारा दोस्त हमें बुलाता है, कॉल करता है कि खेलने आना है, हाँ। तो उससे उसकी वॉइस से हम लोग बाहर जाते हैं, खेलते हैं, उससे हम अरे मोशन में आते हैं, वो बुलाता है। तो सर वो कोई तो एग्जांपल है क्या? ये नहीं 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 बेटा, ये तो कोई एग्जांपल नहीं है, तो सर ठीक है, ऐसे ये कोई एग्जांपल नहीं है। अरे आपको वो, तो आप क्या बोल रहे हो कि उसकी जो कॉल करना है वो एक नो फोर्स सर, है क्या? नो नहीं। सर, नो नो हाँ सर, मेंटली फील होता है कि बाहर जाना चाहिए वो। हाँ, मेंटली तो आपको बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। इसको हम वर्क और एनर्जी जब पढ़ेंगे उस चैप्टर में तो और अच्छे से डिफाइन मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक एग्जांपल मैं जो लेना चाह रहा था कि ठीक है, गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब तो आप आगे की तरफ जाते हो। लेट सपोज अगर सुन लेना, मैं इसे लिख के नहीं बता पाऊंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुने, कि अगर बस कार जो भी हमारी चलती जा रही है और एकदम से जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तब आप किस तरफ जाते हो? ठीक है, कार में नहीं, आप लोग सभी बस में बैठे हो, स्कूल बस में, क्योंकि कार में आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन दे रहा हूँ, बैकवर्ड ए, फॉरवर्ड बी, sideways C. Yes, all of you can comment. अरे यार, आप लोग बस में बैठे नहीं हो क्या आधे लोग? मुझे ये सुन के तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आप लोग के आंसर बी बी आ रहे हैं। बेटा जब बस आपकी मुंह एकदम से चलती रहती है, ठीक है, और एकदम से ब्रेक लगाता है ड्राइवर, तो आप किस तरफ जाते हैं? ठीक है, आपने सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया बेटा, आप आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। आप लोग सभी ठीक है, इसका आंसर दीजिए। हमने यहाँ पर एक चीज, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पर वो एग्जांपल डिस्कस किया था हमने? इनर्शिया यहाँ पर डिस्कस किया था। when we sit in the bus and driver start to fall। अरे यार, ओके चलो, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग यहाँ पर हमसे एक गलती हो गई, ये वाला एग्जांपल, चलो पहले हम इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। हाँ इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटी का आंसर बी आया है ना। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, ऑल ऑफ यू। तो देखो यहाँ पर हमने से, हाँ बी, यहाँ पर बेटा फॉरवर्ड होगा, है ना। यहाँ पर जब भी चलती बस रहती है और सर आपके आवाज एकदम से क्लियर नहीं ब्रेक आ लगाया रही। जाता है, हेलो, यस सर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी आएगा। कैसे कि हम लोग जब भी अगर बस चलती हुई रहती है हमारी और एकदम से अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम लोग आगे की तरफ फॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैं जब आपको वो वाला एग्जांपल समझ रहा था, जब जब आपकी बस रेस्ट पे है
और आपने एकदम से बस जब स्टार्ट होती है तब हम आगे नहीं, तब हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो मैंने गलती से यहाँ पर फॉरवर्ड लिख दिया था, ठीक है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं शायद, और मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये बैकवर्ड जाते हैं हम लोग। अरे जब यार आप सोचो ना, जब आपकी बस एकदम से स्टार्ट होगी, ड्राइवर जब बस स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से एकदम से उसने स्टार्ट करी, तो हम पीछे की तरफ जाते हैं ना एकदम से। क्यों पीछे की तरफ जाते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, जैसे ही मोशन में आए तो पैर तो आपके मोशन में आ गए, क्योंकि बस के साथ कनेक्टेड थे तो वो तो आगे की तरफ चले गए, लेकिन अपर बॉडी हमारी रेस्ट में थी, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आगे की तरफ चले गए, दैट्स मीन हमें लगता है कि हम बैकवर्ड जाते हैं। किस केस में? जब हमारी बस स्टार्ट है और जब बस में एकदम से ब्रेक लगता है तब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम पूरा मोशन में थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा तो हमारे नीचे वाली बॉडी तो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई, लेकिन आगे वाली बॉडी अभी भी मोशन में है, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड फॉल करते हैं। तो ये भी आपका एक इनर्शिया का एग्जांपल है। सो आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने बैक फॉरवर्ड लिख दिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो जल्दी जल्दी में मुझे ध्यान नहीं रहा। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये तो रियल लाइफ Yes, sir, कोई Yes, डाउट sir. नहीं है। Yes, sir. है ना। तो क्लियर है। पर गलती से मैंने फॉरवर्ड लिख दिया था, किसी ने बोला क्यों नहीं यार? हाँ, बस में तो सभी लोग बैठे हो ना, जब ड्राइवर स्टार्ट करता है हम पीछे की तरफ जाते हैं। Yes, sir. ऑल राइट, तो ये आपके इनर्शिया के मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं काफी, है ना। तो ये आपके इनर्शियास के क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इट इज इनर्शिया एंड मास, ठीक है, इनर्शिया एंड मास। ये एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है मैंने आपको बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी चेंजेस, अपोजेस और रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो स्टेट मोशन में आने से रेजिस्ट करती है, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट से आने में अपोज करती है, ठीक है। तो लेट सपोज इसमें हम ऐसा देखें, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर लेट सपोज आपके पास एक बाइक है, ठीक है, एक बाइक है, अरे यार मैं ऐसे सिंपल लिख ही देता हूँ ना, एक बाइक है वो खड़ी हुई है ऐसे, है ना, और आप उसको फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और एक ट्रक है वो ऐसे खड़ा हुआ है और उसको आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं हम F1, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं F2। तो किस केस में आपको मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑल ऑफ यू, ए केस, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसे मैं बी नाम दे रहा हूँ। किस केस में फोर्स ज्यादा लगाना होगा टू ब्रिंग दैट बॉडी इन मोशन? दोनों रेस्ट पे खड़े हुए, बी पार्ट में, राइट, बी पार्ट में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों बॉडीज क्या करेंगी, रेस्ट पे है तो अपोज करेंगी, है ना, ड्यू टू इनर्शिया दोनों क्या करेंगी, अपोज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, उसको स्टेट चेंज इन स्टेट को अपोज करेंगी दोनों मोशन में आने को। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे सेकेंड केस में जब ट्रक है तो फोर्स मुझे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है, ट्रक का क्या है, मास ज्यादा है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि मास और इनर्शिया क्या होते हैं, मास एंड इनर्शिया आर कनेक्टेड इन सम वे, ठीक है। दोनों क्या चीज है, दोनों कनेक्टेड है। जिसका मास ज्यादा होगा हम उसे ऐसा कह सकते हैं, वो ज्यादा अपोज करेगा, है ना। अब ट्रक को ज्यादा अपोज कर रहा है ट्रक चेंज इन स्टेट को, क्योंकि ट्रक पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। दैट मीन्स ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, और ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मास, यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है कि मास इज एन मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये एकदम इजी एग्जांपल है, आप लोग इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो जिस भी बॉडी का मास ज्यादा है उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब सारी बॉडी का इनर्शिया सेम नहीं है, कोई रेजिस्ट कम कर पाता है, कोई रेजिस्ट ज्यादा कर पाता है। तो कौन कौन सी बॉडी ज्यादा रेजिस्ट कर पाएंगी? जिनका इनर्शिया, सॉरी, जिनका मास ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, द ग्रेटर
the greater is the mass of a body, greater the greater the mass of a body, the greater is inertia of the body. ठीक है, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये आप लोगों का एक अच्छा पॉइंट है, इसे नोट करना है। तो इसका मतलब आप लोग सोच देख भी सकते हो कि हम लोग अगर किसी क्रिकेट बॉल को अगर हिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्रिकेट बॉल को अगर आप हिट कर रहे हो सेम फोर्स से, तो वो ज्यादा दूर तक जाती है एज कंपेयर टू किसी बास्केट बॉल को हिट कर रहे हो, है ना। किसी बास्केट बॉल को अगर आप सेम फोर्स से हिट करोगे तो वो कम दूर जाएगी, लेकिन किसी क्रिकेट बॉल को अगर हिट करोगे तो वो ज्यादा दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि बास्केट बॉल का मास ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, है ना, तो वो ज्यादा अपोज करेगा। ऑलराइट, सो इनर्शिया एंड मास ऐसे कनेक्टेड है, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उस बॉडी का इनर्शिया भी उतना ज्यादा होता है। किसी को कोई डाउट इस पॉइंट में? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अगर आज के लेक्चर में किसी को भी अगर अभी तक कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, नहीं है डाउट, चलो तो हम एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं अब, है ना। तो ये थ्योरेटिकल, ये चैप्टर यार देखो थ्योरेटिकल है ना, मोशन में थोड़े न्यूमेरिकल आते थे तो आप लोगों को आई थिंक थोड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन इस चैप्टर में मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं। और कॉन्सेप्ट भी यार रटना तो बात की बात है, ठीक है। पहले आप अगर एक बार समझ गए ना तो डेफिनेशन फिर याद करने में टाइम नहीं लगता। अब आपको पता है कि इनर्शिया क्या है तो आपको टाइम नहीं लगेगा उसे याद करने में। वरना ये इनर्शिया ऐसी चीज है ना कि बच्चों को मैं बता रहा हूँ पूरा 9th खत्म हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता कि यार इनर्शिया है क्या। बस ऐसे ही सोचते रहते हैं कि हाँ लॉ ऑफ इनर्शिया में हम डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, आपको तो क्वेश्चन समझना है अच्छे से ना। चलो अब एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपकी एनसीईआरटी के ही जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जस्ट अ सेकंड, मैं आपकी एनसीईआरटी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन सी योर एनसीईआरटी, राइट। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए सभी लोग, ऑल ऑफ यू रीड फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को दिख रहा होगा। So what is the question? Which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of same size, a bicycle and a train, a 5 rupee coin and a 1 rupee coin. तो आप लोग अपने आंसर्स रेडी रखें, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसे। सोच लो सभी लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। आई होप काफी बच्चों का आंसर तो आ ही गया होगा। तो पहला केस है कि एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, दोनों सेम साइज के। यार दोनों अगर सेम साइज के तो हमें पता है कि स्टोन ज्यादा हैवी होता है रबर बॉल से, है ना। तो स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज स्टोन का मास ज्यादा है, ठीक है ना। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा स्टोन। बाइसिकल एंड ट्रेन, तो इसका आंसर भी क्लियर है, ट्रेन का मास ज्यादा होता है तो ट्रेन आंसर हो गया। 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि 5 रुपी कॉइन थोड़ा हैवी होता है ना, थोड़ा सा हैवी होता है 5 रुपी कॉइन, है ना। और अगर आपने पुराने वाले देखे हो, अगर गलती से, अभी जो नया है वो तो ठीक है फिर भी थोड़े हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पुराना कॉइन देखोगे ना 5 का, तो वो तो यार काफी हैवी होता था, है ना। मतलब अगर आप किसी को जोर से अगर सर पे मार देते तो उसको ब्लीडिंग हो सकता है अच्छा खासा, वो काफी हैवी होता था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 रुपी कॉइन, है ना। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी। सेकंड पढ़ो। In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. ठीक है, नंबर ऑफ द टाइम कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो पहले आप ऑल ऑफ यू प्लीज रीड, मैं नहीं रीड कर रहा हूँ, आप लोग रीड करो ताकि आपको समझ में आए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये।
मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, दो ऑप्शंस में, 3 और 4 में, और वही दोनों मुझे आंसर भी दिख रहे हैं बच्चों के। ठीक है, हाँ अभिषेक बताओ क्यों होगा 4 टाइम्स? सर क्योंकि पहले एक प्लेयर ने बॉल को किक हाँ किया जिसकी उससे हाँ वेलोसिटी चेंज हुई, देन फिर दूसरे प्लेयर ने उसे अगेन किक किया जिससे उसकी वेलोसिटी में फिर से थोड़ी चेंजेस आई, एंड देन हाँ गोलकीपर ने उसे स्टॉप किया यानी उसकी वेलोसिटी डायरेक्ट जीरो हुई, तो यानी इसमें भी चेंज हाँ। आई, एंड देन उसने अगेन एक अपने प्लेयर को मींस किक किया, तो यानी 4 टाइम्स उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक है, ऑल राइट। हाँ राज बताओ 3 टाइम्स क्यों होगा? ओके सर हाँ राज बताओ। यस सर। सर हाँ पहले तो सर ये फुटबॉल प्लेयर ने उसको किक किया सर, तो फर्स्ट टाइम ये होगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो हाँ गया। फिर उसके ठीक बाद है। सर अगेन फिर उसके बाद सर अगेन दूसरे टीम ने भी उसको किक किया, तो उसका दूसरा हाँ पॉइंट अंदर ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो गया। हाँ फिर उसका सर द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल, तो फिर से वहां पे बॉल को कलेक्ट किया गया, और फिर उसके हाँ बाद जो दूसरी टीम थे फिर हाँ सॉरी सर उसने फिर से उसको बॉल को किक किक किया। करके फिर से टीम के पास टीम को फिर से पास किया, किक किया, तो हाँ सर इसलिए वो 3 टाइम हो गया सर। 3 टाइम हो गया। ओके चलो तो सर एक यही। मैं और बच्चे से पूछ रहा हाँ हूँ। ठीक है ठीक है, मैं बताऊंगा मैं आंसर, मैं आप पहले आपको देखो सर। खुद से सोचोगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। सर बट यहाँ पर सर एक डाउट है कि जिस गोलकीपर ने जब बॉल को वहां पे स्टॉप यानी कि कलेक्ट हम्म। किया, तो सर यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 4 टाइम्स है इसका। हाँ तो वही तो आपको सोचना था कि वो है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक सेकंड एक बच्चे से और पूछता हूँ, कौन से पूछे हैं? ठीक है, दक्ष बताएगा। हाँ दक्ष, क्या आंसर है आपका? सर 4। 4, और रीजन अभिषेक ने जो दिया वही है क्या? यस सर, चारों बार वेलोसिटी चेंज हुई थी। ठीक है। हाँ तो यहाँ पर ठीक है, काफी लोगों का आंसर 4 ही आया, और 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 करेक्ट आंसर क्यों है तो मैं आपको, ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ करके भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ कि पहले तो 0 थी उसकी वेलोसिटी बॉल की, फिर एक फुटबॉल प्लेयर ने उसको किक किया तो इसकी वेलोसिटी लेट सपोज बॉल की हो गई कुछ v1, तो पहला चेंज ही आया 1। फिर इसने दूसरे प्लेयर को भेजा, उसने बॉल को किक किया तो इसकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो गई बॉल की v2, तो 1+1 दूसरी बार चेंज आया। फिर गोलकीपर ने क्या करा, इसको स्टॉप कर दिया, तो स्टॉप कर दिया तो यार वेलोसिटी 0 हो गई, दैट मींस v3 इक्वल टू 0। थर्ड बार जो वेलोसिटी में चेंज आया वो क्या आया कि वो 0 हो गई, तो एक और यहाँ पर इंक्रीज हुआ। और फिर फोर्थ उसने भी किक कर दी बॉल को, तो लेट सपोज बॉल की वेलोसिटी फिर क्या हो गई v4, तो एक और बार यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई। तो टोटल 4 टाइम्स इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले 0 से v1 पे आया, फिर v2 में चेंज हुआ, फिर वापस 0 में आया, और फिर v4। तो यहाँ पर 4 टाइम्स बॉल की वेलोसिटी क्या हुई है, चेंज हुई है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन योर चैट बॉक्स एंड और क्लिक ऑन द नो ऑप्शन, आई विल एक्सप्लेन टू यू। चलिए, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास 2-3 मिनट और। हाँ तो थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. और लास्ट वाला क्या है, why do you fall in the forward direction, ये तो हमने कर ही लिया था, है ना। ठीक है, why do you fall in the forward direction when a moving bus stops, तो वो भी किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि हमारा रीजन क्या बताया था मैंने आपको कि हमारी जो लोअर बॉडी रहती है वो तो मोशन स्टॉप हो जाती है एकदम से जैसे ही ब्रेक लगा, लेकिन अपर बॉडी मोशन में रहती है, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेल करते हैं। थर्ड का रीजन आप लोग सोचिए, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटेच्ड फ्रॉम द फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। ठीक है, मैं सोचने का थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ इसका। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू।
ठीक है, तो इसका भी रीजन यार सेम सा ही है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम पे आएगा तो आपको पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो उसका हो गया, क्यों होगा। अब इसका रीजन अगर पूरा आप लिखो तो ऐसा लिख सकते हो, when we shake the branches, it comes into motion, but leaves wants to be in rest due to inertia, ठीक है, due to inertia they will oppose the motion, and that's why they fell down, ठीक है ना। यही क्या है आपका रीजन है। तो इस तरह से एग्जाम में आपको पूरा लिख के आना होता है। आप लोगों की लिखने की हैबिट काफी कम है ना। तो यहाँ पर यार मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, लेकिन देखो इतना अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को समझा देता तो आप समझ तो लेते, लेकिन आपको एग्जाम्स में बेटा वो चाहे कोचिंग की हो चाहे स्कूल की हो, आपको लिख के पूरा रीजन आना चाहिए। ऑलराइट, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। तो आप लोग यार लिख के पूरा आया करो। मैंने देखा कि अभी जो मैंने टेस्ट लिया था, है ना, उसमें यार आप लोग वेलोसिटी और स्पीड का जो डिफरेंस था वो भी आप में से काफी लोगों ने सही नहीं लिखा। मतलब सही तो ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग लिख नहीं पाए हो। आपको ये लगा कि बस एक एक पॉइंट लिख देते हैं, सर नंबर दे देंगे। यार वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरेटिकल 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जितने पॉइंट्स पता है एटलीस्ट वो आपको लिखने चाहिए और करेक्टली लिखने चाहिए। कुछ भी लिख रहे हो आप। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं कॉपी चेक कर रहा था, वेलोसिटी और स्पीड की डेफिनेशन गलत लिखी है आप लोगों ने। न्यूमेरिकल सबने सॉल्व कर दिए, ठीक है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। साइंस में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। आपको रीजन भले ही समझ में आ गया होगा, लेकिन आप उसको जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे टीचर को पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सब लोगों को आज का क्लास भी समझ में आया होगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा बेटा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पे स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है किसी को? हाँ ठीक है।